ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया गया है इस शो में। शुरुआत चीनी की खबर के साथ करेंगे। क्यों महंगी हो रही है चीनी, इसका कारण जानेंगे। चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या वजह है ये टटोलेंगे। देश में क्यों हो रहा गोल्ड का रिकॉर्ड इंपोर्ट, जी हां रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है गोल्ड का, क्या वजह है ये समझेंगे। कोयले की कीमतों में लगी आग, क्या होगा असर, ये जानेंगे। कोयले की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक मार्केट में तेजी है, क्या इसका असर हमारे ऊपर होगा, आपके ऊपर होगा, ये समझेंगे। एनबीएफसी लेगी महंगा कर्ज, आपका क्या होगा। अगर एनबीएफसी से आप भी कर्ज लेते हैं तो ये खबर आपके काम की है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एनबीएफसी बाजार से कर्ज उठाने जा रही है। कर्ज निश्चित तौर पर महंगा मिलेगा, तो आप पर क्या असर होगा ये समझेंगे डिटेल में। दिन की सबसे बड़ी खबर होगी अदालत के फैसले से मिलेगी करदाताओं को राहत। एक फैसला आया अदालत का जिसने ये कहा कि पुराने कर के मामले कब खोले जाएंगे, कब नहीं खोले जाएंगे, कितने के खोले जाएंगे। विस्तार से तफसील से इस खबर को हम समझेंगे, जानेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे। डॉलर कमजोर, फिर क्यों टूटा रुपया। डॉलर में लगातार गिरावट है, डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी रुपया टूट रहा है। यह विरोधाभास है। डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो रुपया मजबूत होता है, तमाम करेंसीज मजबूत होती हैं, लेकिन इस समय ऐसा हो रहा है कि डॉलर भी कमजोर है और रुपया भी टूट रहा है। क्या इसकी वजह है ये भी समझेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत चीनी की खबर के साथ। चीनी के उत्पादन में कमी की वजह से इस साल चीनी की कीमतों में ऊपरी स्तर पर बनी हुई है, तेजी लगातार देखी जा रही है। पहले ही चीनी का भाव इस साल करीब 10% तक बढ़ा हुआ है। एक साल पहले चीनी का दिल्ली में जो औसत भाव था वो 41 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 45 रुपए प्रति किलो हो गया है। सर, क्या वजह मानी जाए चीनी की कीमतों में बढ़ने की जो है, या चीनी की कीमतों में तेजी की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। शुभम, चीनी के लिए भारत में और पूरी दुनिया में भी ये साल अच्छा नहीं है। भारत में भी इस साल करीब 8% उत्पादन कम होने की संभावना है। दुनिया के आंकड़े में चेक करा तो दुनिया में के बाजारों में 2011 के बाद चीनी सबसे ऊंची कीमत पर बिक रही है, और दुनिया में जो स्टॉक है चीनी का वो 2009 के बाद सबसे कम स्तर पर है। क्योंकि दोनों प्रमुख देश जो दुनिया के 3 प्रमुख निर्यातक हैं, ब्राजील, थाईलैंड और इंडिया, उसमें भारत और थाईलैंड दोनों जगह अल नीनो के असर के कारण, सूखे के असर के कारण चीनी के उत्पादन में कमी आई है। और इसलिए अभी एफएओ का आंकड़ा भी हम पढ़ रहे थे, यूनाइटेड नेशंस का जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन में इस साल 2 से 3% की कमी आएगी। इसलिए पूरी दुनिया में चीनी की आपूर्ति को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं, और इसके साथ अगर आप बाकी खाद्य उत्पादों की महंगाई को देखें तो वो भी एक किस्म से इसको सपोर्ट करती हैं। और इसलिए भारत में ये पूरा साल चीनी की महंगाई का था। अब जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें भारत के उत्पादन में भी 8% की कमी आ रही है, और इसलिए ये अगले चक्र तक, अगले फसल के चक्र तक आने तक चीनी की कीमतों में महंगाई बनी रहेगी और आने वाले समय में कुछ और बढ़ती दिखाई देगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी ने कहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में लोगों की रुचि को देखकर वो चकित हैं और भ्रमित हैं। उनका कहना है ये स्थिति तब है जब एफ&ओ सेगमेंट में 90% लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। माधवी पुरी ने यह भी कहा कि निवेशकों को लंबी अवधि पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस रणनीति से ही वे महंगाई को मात देने वाले रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सर, सेबी की चिंता से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेबी से रोक तो पा नहीं रही है, स्टडी भी आई कि 90% लोगों को नुकसान हो रहा है, फिर ये चिंता जाहिर की है। ये बड़ी असंगति है कि भारत का रेगुलेटर एक किस्म से असहाय सा दिख रहा है। हम दूसरी तीसरी बार सेबी को, भारत के रेगुलेटर को, ये कहते देख रहे हैं कि ये मत करिए, और लोग कर रहे हैं, जबकि वो रेगुलेटर चाहे तो इसे रोक सकता है। सबको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कारण और एक्टिव ट्रेडिंग के कारण नुकसान होता है। भारत के स्टॉक मार्केट्स ने लॉन्ग टर्म में ही 10 से 12 साल में ही आपको इन्फ्लेशन को डिफीट करने वाले रिटर्न दिए हैं, 10 से 12% के रिटर्न दिए हैं। ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से स्थापित हैं, पर फिर भी ये जो एफ&ओ जो कि किस्म का स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, जिसे भारत का नियामक भी गलत मान रहा है और उसे रोक नहीं पा रहा है। और यहां हमें लगता है कि सेबी को सिर्फ सुझाव देने, सलाह देने या इस तरीके की असहायता प्रदर्शित करने के बजाय कोई ना कोई
सुधार के कदम उठाने चाहिए। बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे कि बाजार को में अगर लोग एफएनडो कर रहे हैं तो एफएनडो को में दखल नहीं देना चाहिए सेबी को, या बाकी या ये बाजार का अपना स्वभाव है, अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो ले। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि छोटे निवेशकों के भरोसे को तोड़ने वाले बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके बाद बाजार की ओवरऑल साख पर असर पड़ता है। तो ये लगता है कि सेबी सिर्फ लोगों को सलाह ना दे, आश्चर्य ना जाहिर करे, बल्कि कुछ ना कुछ कदम उसे जरूर उठाने चाहिए। और इसके साथ सेबी के पास इतना बड़ा नेटवर्क है इन्वेस्टर्स को जागरूक करने का, बताने का, कोशिश करनी चाहिए, बताना चाहिए कि एफएनडो सेगमेंट में होने वाले नुकसान से लोग बचें। इस बीच सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने कहा है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। सेबी की तरफ से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों को उन्होंने बड़ी सफलता जरूर बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की जांच के लिए उनके मोबाइल फोन की एक्सेस जरूरी है, जिसे लेने में लंबा समय लग जाता है और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अपनी लोकेशन भी बदलते रहते हैं। अगली खबर, आईसीएमआर के सर्वर से भारतीयों के वैक्सीन और आधार की जानकारी लीक होने के बाद आईटी मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट करें। पिछले महीने ही आईटी मंत्रालय ने सभी तरह के डेटाबेस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा है। सर, डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है किसकी? स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे डेटा सिक्योर करेगा? ये बड़ी अजीब सी बात है। भारत में डेटा चोरी के मामले पिछले एक साल में लगातार तेजी से आए हैं और हमने ये नहीं देखा कि सरकार की तरफ से किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई हो, जिम्मेदारी तय की गई हो। यहां तक कि भारत की एजेंसी आपको डेटा चोरी के बारे में बता भी नहीं पाती कि आपका डेटा चोरी हुआ। उसे कोई अमेरिका की कोई विदेश की एजेंसी बताती। जैसे अभी का जो डेटा लीक था, ये जो हैक हुआ था, इसे अमेरिका की एजेंसी ने बताया कि भारत के लोगों का आधार और पर्सनल डेटा इतनी बड़ी संख्या में डाक वेब पे उपलब्ध करा दिया गया। तो पहली चीज तो ये कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर डिजिटल इंडिया की सारी बातों से परे वास्तविकता यह है कि ना तो भारत की एजेंसियां डेटा चोरी पकड़ पाती हैं, ना उसकी सुरक्षा कर पाती और ना उसके बारे में चेतावनी दे पाती। और इसलिए ये सलाह जो स्वास्थ्य मंत्रालय को आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई कि वो इंटरनल ऑडिट करे, थोड़ी असंगत सी लगती है। पहली चीज तो ये कि भारत में स्पष्ट रूप से साइबर सिक्योरिटी सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदारियां तय की जाएं और एजेंसीज बनाई जाएं। सरकार के नेटवर्क तो एनआईसी चलाती है और भारत में सर्टेन है जो कि एक एजेंसी है जो भारत में डेटा चोरी के या कंप्यूटर सुरक्षा के हैकिंग के मामलों की तहकीकात करती है और चेतावनियां देती है। तो पहली चीज तो सबसे बड़ी है कि उत्तरदायित्व तो फिक्स किए जाएं कि भारत में कौन लोग प्राइवेट डेटा की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरी चीज ये कि साइबर सिक्योरिटी की एक केंद्रीय बड़ी एजेंसी हो जो कम से कम ये सुनिश्चित तो करे कि डेटा सिक्योरिटी तय रहेगी। नहीं तो ये लगातार परिस्थितियां इस तरफ जा रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग के डेटा, अभी हमने देखा कल अपने कार्यक्रम में हम लोगों ने शुभम डिस्कस किया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को बैंकों से कहना पड़ा कि बैंकों को अपनी साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। यूको बैंक के अंदर ये समस्या दिखाई दे रही है। ये थोड़ा ज्यादा गंभीर मामला हो रहा है भारत की साइबर सिक्योरिटी के में बढ़ते खतरों को लेकर। अक्टूबर के दौरान देश में रिकॉर्ड गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। गोल्ड इंपोर्ट का रिकॉर्ड टूटा है। मीडिया में आज एक रिपोर्ट छपी, सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अक्टूबर के दौरान देश में 123 टन सोने का आयात हुआ, जो 31 महीने में सबसे ज़्यादा मासिक इंपोर्ट है। 2022 में हुए इंपोर्ट के मुकाबले करीब 60% ज़्यादा है। 2022 में अक्टूबर में 77 टन सोना आयात हुआ था। इस साल अक्टूबर में हुए इंपोर्ट की तुलना में 10 वर्षों की मासिक इंपोर्ट आंकड़े जारी किए देखे जाएं तो उसके मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा आयात हुआ है। पिछले 10 वर्षों के औसत मासिक इंपोर्ट का आंकड़ा 66 टन का है। गोल्ड इंपोर्ट में इस बढ़ोतरी की वजह से अक्टूबर के दौरान व्यापार घाटा भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। सर, क्या बताता ये ट्रेंड गोल्ड इंपोर्ट का? 70 टन की तुलना में 123 मीट्रिक टन बहुत बड़ा नंबर है। ये अगर आप मासिक आधार पर देखें और एवरेज इंपोर्ट का रन रेट अगर देखें तो 66 टन के हिसाब से तो ऑलमोस्ट लगभग 2 गुने से ज्यादा का इंपोर्ट है। और ये दो चीजें ये बता रहा है। एक पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर गोल्ड के इंपोर्ट को डिस्करेज करने की तमाम कोशिशें की थी। स्पष्ट रूप से कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए जरूरी है कि गोल्ड का इंपोर्ट सीमित किया जाए, लेकिन उसके बाद भी रिकॉर्ड टूट गया गोल्ड के इंपोर्ट का। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर इसका मतलब है कि गोल्ड की होल्डिंग और गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, जो कि इन्फ्लेशन से हेज के लिए, इन्फ्लेशन से बचाव के लिए भी जरूरी है। जो इन्फ्लेशन से बचाव के लिए लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तमाम कई फाइनेंशियल सेक्टर विकल्पों के बावजूद, म्यूचुअल फंड में ग्रोथ के बावजूद, स्टॉक मार्केट में तेजी के बावजूद, गोल्ड अभी भी निवेश की दृष्टि से लोगों की
पहली पसंद बना हुआ है। पर फिलहाल गोल्ड का इंपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है, अवसर नहीं है, क्योंकि जब विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, रुपए में लगातार गिरावट हो रही है, तो भारत सरकार को या रिजर्व बैंक को की यह जरूरत है कि लोग कम गोल्ड खरीदें ताकि गोल्ड का इंपोर्ट सीमित हो सके। और ये शायद सरकार को इस बात के लिए शुभम बाध्य करेगा कि आने वाले समय में कुछ कदम और उठाए जाएं गोल्ड के इंपोर्ट को सीमित करने के लिए। वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से देश में आयातित कोयले से चलने वाले प्लांट की बिजली उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के दौरान आयातित कोयले का औसत भाव $53 से बढ़कर $60 प्रति टन हो गया है और आने वाले दिनों में $2 से $10 प्रति टन की बढ़ोतरी और हो सकती है। क्या असर होगा सर इसका? कोयले की कीमत में ये एक बार फिर तेज बढ़ोतरी या उछाल हुई है। पिछले एक साल में भारत का कोयला इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है। अब यहाँ दुविधा ये है कि सरकार ने बिजली की कमी को देखते हुए हम फिर उसी चक्कर में आ गए। पिछले साल भी इसी दौरान बिजली संयंत्रों के पास कोयले की कमी थी। हमने आपको बताया था कि देश के एक बड़ी संख्या के बिजली संयंत्र हैं जिनके पास क्रिटिकल लेवल के कोयले की कमी है। सरकार ने इनसे कहा है कि कोयले की ब्लेंडिंग अनिवार्य रूप से की जाए, कोयले का इंपोर्ट बढ़ाया जाए, कोयले के इंपोर्ट के लिए अलग से आवंटन और लाइसेंस जारी किए गए। अब इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत और चीन दुनिया के बड़े कोयला इंपोर्टर हैं और जब भारत कोयले का इंपोर्ट करना शुरू करता है, बावजूद इसके कि भारत के पास दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं। अब इसके बाद चुनाव का सीजन सामने है, कितनी कीमतें बिजली की बढ़ पाएंगी ये देखना होगा। लेकिन ये परिस्थिति बिजली घरों के लिए, बिजली वितरण कंपनियों के लिए, बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाने की जमीन तैयार करेगी। यह बात बिल्कुल तय है कि बिजली उत्पादन कंपनियां अपनी लागत में बढ़ोतरी को पास ऑन करेंगी बिजली वितरण कंपनियों को। बिजली वितरण कंपनियां आगे उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाती हैं नहीं तो फिर वही सब्सिडी का चक्कर और बिजली में घाटे बढ़ेंगे। आयातित कोयले पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है और ये बड़ी दरार है, बड़ी फॉल्ट लाइन है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में कि भारत के पास पर्याप्त कोयला होने के बाद भी हम कोयला इंपोर्ट करते हैं और वो भी महंगा कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से बिना गारंटी वाले कर्ज को लेकर की गई सख्ती के बाद एनबीएफसी कंपनियों के सामने लिक्विडिटी की समस्या पैदा हो सकती है और इस समस्या को दूर करने के लिए एनबीएफसी कंपनियां बॉन्ड मार्केट से कर्ज उठा सकती हैं। रिजर्व बैंक के कदम के बाद एनबीएफसी कंपनियों के लिए बैंकों से कर्ज उठाना और भी महंगा हो जाएगा और ऐसे में वे अपनी ज़रूरत के लिए बैंकों के बजाय बॉन्ड मार्केट से पैसा जुटा सकती हैं। सर, इसका असर फिर हमारे लिए क्या होगा? ये बड़ा रीसेट हो रहा है भारत के बाजार में। हमने आपको बताया था कि अनसिक्योर्ड लोन को लेकर रिजर्व बैंक ने जिस तरीके के नए नियम जारी किए, उनके बाद भारत के कर्ज बाजार में उपभोक्ताओं के लिए भी और कर्ज देने वालों के लिए भी पूरे तौर तरीके में बदलाव होगा। सबसे पहला और बड़ा बदलाव होगा कि बैंक अब एनबीएफसीज को कर्ज नहीं देंगे, खासतौर से उन एनबीएफसीज को कर्ज शायद नहीं देंगे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट ज्यादा बांटती हैं। पर एनबीएफसी तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट ही बांटती है, क्योंकि सिक्योर्ड वो उन लोगों को कर्ज देती है जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी नहीं है, जो कर्ज लेने लायक नहीं है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट देने वाली एनबीएफसी को बैंकों से कर्ज मिलना मुश्किल होगा और ऐसी स्थिति में उन्हें बॉन्ड बाजार में जाकर बॉन्ड बाजार से कर्ज लेना पड़ेगा। 25 से 30 बेसिस पॉइंट के आसपास महंगा कर्ज तो उन्हें तत्काल बाजार से मिलेगा। और बॉन्ड मार्केट में अगर आप सरकारी बैंकों की बोरोइंग देख लें, 7 से 8% के लेवल पर हो रही, तो एनबीएफसी के लिए तो बोरोइंग और ज्यादा महंगी होने वाली है। इसके बाद दूसरी बात ये कि यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि अनसिक्योर्ड लोन्स को जब के लिए प्रोविजनिंग के नियम बदल दिए गए हैं और एक तरह से रिजर्व बैंक ने उन्हें खतरे वाले लोन बता दिया है, तो बैंकों को और एनबीएफसी को ब्याज दरों में इस पर बढ़ोतरी करनी होगी। खासतौर से पर एनबीएफसी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगी। इससे उनका दोहरा नुकसान है, ब्याज दरें बढ़ने के साथ उनके कर्ज की डिमांड भी कम होगी क्योंकि इतना महंगा कर्ज लेने को लोग तैयार नहीं होंगे, और दूसरी तरफ उनके फंड्स की और पूंजी की लागत भी बढ़ेगी। एनबीएफसी में किस तरीके की समस्या हम आज से 3-4 साल पहले देख चुके हैं, जब एनबीएफसी ने बड़े पैमाने पर कर्ज उठाया था, अनसिक्योर्ड लोन दिए थे और उसके बाद उसमें प्रॉब्लम शुरू हुई थी। अब हम एनबीएफसी में फिर एक चुनौती बनती हुई देख रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें इससे निकल कर आती हैं। पहली चीज तो ये कि अब आने वाले समय में अनसिक्योर्ड लोन को लेकर थोड़ी महंगाई ज्यादा होगी, लोगों को ज्यादा पैसा अनसिक्योर्ड लोन पर खर्च करना पड़ेगा। और कितनी एनबीएफसी जो केवल अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर सर्वाइव करती हैं, वो इस झटके में आगे चल पाएंगी या उन्हें अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना पड़ेगा और सिक्योर्ड क्रेडिट की तरफ जाना होगा। ये देखने की बात होगी। भारतीय शेयर बाजार में भले ही लंबे समय से तेजी हो और आगे भी तेजी का अनुमान लग रहा हो, लेकिन शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां कई ऐसी हैं जिनमें काम कर रहे लोग ऊंचे वैल्यूएशन पर अपने हिस्से के शेयरों की बिकवाली कर रहे हैं। ये संकेत दे रहा है कि भारतीय शेयर बाजार ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के इनसाइडर्स ने करीब $12 अरब के शेयर बेचे हैं। रुपए में कहे तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की शेयर बिकवाली हो चुकी है। सर, क्यों हो रही है ये बिकवाली?
स्पष्ट रूप से ये बात बड़ा संकेत है छोटे निवेशकों के लिए, और इससे सीधा संकेत ये जानना चाहिए आपको कि भारतीय शेयर बाजार ओवर वैल्यूड है। क्योंकि अगर इनसाइडर्स और निवेशक और बड़े निवेशकों को लग रहा है कि बाजार से निकलने का वक्त है और करीब $12 बिलियन के शेयर बेचे गए हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं बाजार में, और जो स्वाभाविक बात है। और अभी भी एक्सपर्ट से जब आप बात करिए तो वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि बाजार में मुनाफा वसूली की परिस्थिति बन रही है। तो छोटे निवेशक ये ध्यान रखें कि जो उनसे ज्यादा चतुर और सयाने निवेशक हैं, जिनके पास बाजार की जानकारी है, जिन्हें सूचनाएं हैं, वो $12 अरब के शेयर बेच चुके हैं, उनके वैल्यूएशंस का फायदा वो उठा रहे हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने जा रहे हैं तो आप इस ट्रेंड को करीब से समझिए और ध्यान रखिए कि बाजार में वैल्यूएशंस ऊंचे हैं, और जिन स्टॉक्स में आप निवेश करने जा रहे हैं ऐसा ना हो कि आप निवेश कर रहे हैं और उसके प्रमोटर्स और इनसाइडर उसे बेच रहे हो। ये बाजार का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे निकलकर सामने आता है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज दिन की बड़ी खबरों में 3 खबरों को शामिल किया गया है। पहली खबर गोल्डमैन सैक्स से। गोल्डमैन का कहना है कि वर्ष 2024 के दौरान भारत की ग्रोथ में हल्की कमी आ सकती है। एजेंसी ने 2024 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 6.30% रहने का लगाया है, जबकि 2023 में 6.4% ग्रोथ का अनुमान है। 2024 के दौरान चुनाव की वजह से ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा 25 के दौरान भारत की ग्रोथ बढ़कर 6.5% पहुंच सकती है। सर, क्या बड़े कारण रहेंगे अगले साल जो ग्रोथ कमी की गई है उसके? 23, 24, 25 ये 3 साल अगर भारत की ग्रोथ के जो आकलन आप देखें, हालांकि इनमें बार बार बदलाव होते रहेंगे, पर अगर आप बड़ी पिक्चर देखें, तस्वीर देखें, तो एक चीज हमें यहां से टेक अवे लेके जाना चाहिए कि भारत के लिए अगले 3 से 4 साल तक 7% की आर्थिक विकास दर नहीं दिखाई देती, जो कि न्यूनतम भारत की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 6 से 6.5% की रेंज में ग्रोथ करनी पड़ेगी, और इसका मतलब यह है कि बहुत सारी अन्य चीजें भारत में, टैक्स का कलेक्शन, लोगों का निवेश, रोजगार में बढ़ोतरी, बहुत सारी चीजें इस पर निर्धारित होंगी कि भारत की ग्रोथ रेट बहुत तेज नहीं है, लेकिन वो औसत स्तर पर रहेगी, जो औसत स्तर की भारत की आर्थिक विकास दर रहने वाली है, जो शायद भारत की अपेक्षाओं और जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। अब हम अगले साल का आकलन लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अगले साल के आकलन में 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कहा कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले साल थोड़ा कम होगा, क्योंकि चुनाव के कारण सरकारें चुनाव की व्यवस्था में व्यस्त रहेंगी, खासतौर पर केंद्र सरकार के लिए। तो ये बात स्वाभाविक है, इस साल बजट भी नहीं आना है, तो इस साल जो भी आवंटन किए जाएंगे शुभम अंतरिम बजट के अंदर, वो दरअसल अगले 6 महीने के खर्च के लिए होंगे और वो पिछले साल के आवंटन के बराबर होंगे। तो जो नया खर्च इकोनॉमी में आ पाएगा वो जून जुलाई के बाद, जब बजट आएगा, पूरा फुल बजट जुलाई में आएगा अगले साल, तब उसके बाद हो पाएगा। और आमतौर पर चुनाव के वर्ष में ऐसा होता है कि सरकार के खर्च में का प्रवाह रुकता है, तो वो एक असर इसमें दिखाई दे रहा है भारत की आर्थिक विकास दर की दृष्टि से। दूसरा, सामान्य रूप से गोल्डमैन सैक्स और बाकी एजेंसियों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़े बदलाव अगले 6 महीने या साल भर के भीतर नहीं होने वाले हैं। 6 से 6.3% के आसपास की ट्रेजेक्टरी लिमिटेड रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश व्यापार में भी कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है, निर्यात की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनियों का निवेश, कंजम्पशन, इनकी सबकी जो गति हमने इस साल देखी है लगभग वैसी ही है, उससे कुछ कमोबेश उसके बराबर की गति अगले साल रहने की संभावना है। सर, और क्या क्या कहा गया इस आकलन में गोल्डमैन के? मैक्रो पिक्चर में जीडीपी के अलावा 2 महत्वपूर्ण बातें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में मुझे दिखी। एक तो ये दिखा कि गोल्डमैन सैक्स ने इस बार कहा कि रिजर्व बैंक भारत में महंगाई को लेकर जो आकलन पेश कर रहा है वो कंजर्वेटिव है, और वो आकलन थोड़ा वास्तविकता से परे है। रिजर्व बैंक का मानना है कि 2023-24 में भारत की महंगाई दर औसत 4.7% रहेगी, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 5.4% से ऊपर रहने वाली है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाजार के निवेशकों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए है, वो गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 2025 की शुरुआत में जाकर शायद पहली बार रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करेगा, यानी अभी से लेकर 23 और 24, और वो भी 50 से 60 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी होगी। यानी भारत में अभी फिलहाल अभी अगर आप माने तो 15 महीने ये, और उसके बाद के 4 महीने और 20-21 महीनों तक भारत में ब्याज दरों में कमी होने की कोई संभावना नहीं है। यह बात गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती बात है, जो तात्कालिक तौर पर बाजार में निवेशकों को, बैंकरों को, कर्ज लेने वालों को प्रभावित करेंगे। इस बीच गोल्डमैन ने अपने अनुमान बाजार का भी लगाया। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का अनुमान लगाया। एजेंसी का कहना है कि 2024 के अंत तक
एनएससी का निफ्टी 21,800 का स्तर छू सकता है, जो मौजूदा स्तर से करीब 11% ज़्यादा है। एजेंसी ने सेंसेक्स के लिए बड़ा लक्ष्य अनुमान लगाया है। गोल्डमैन का मानना है कि 2024 के अंत तक सेंसेक्स 74,000 का स्तर भी दिखा सकता है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिन्हें पुराने टैक्स मामलों में आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आयकर विभाग 10 साल से पुराने तभी मामले खोल सकता है 50 लाख से ज़्यादा की कमाई का मामला हो, इससे पहले नहीं। उससे टैक्स अदायगी नहीं हुई हो तब वो मामला खोले। अगर 50 लाख से कम कमाई का मामला है तो टैक्स नहीं भरा है तो आयकर विभाग 3 साल के भीतर मामला खोल सकता है। कोर्ट के सामने ऐसे कई मामले आए थे जिनमें आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2017 के मामलों को देखते हुए टैक्स नोटिस भेजे थे। उन्हीं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सर, क्या मतलब है इस फैसले का? आयकर विभाग को लेकर हाईकोर्ट का फैसला खासा महत्वपूर्ण है। इस फैसले का मतलब यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी 10 साल पुराने मामले खोल लेता है जहां से कहीं कोई सूचनाएं मिलती हैं, और इसे करदाताओं के लिए बड़ी चुनौती और उत्पीड़न के तौर पर देखा जाता है। और ये मामला लंबे समय से करदाताओं के बीच में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में लंबे था। अब कम से कम एक बार हाईकोर्ट ने सीमा तो तय कर दी कि 50 लाख रुपए तक की अगर टैक्स की चोरी या टैक्स के एस्केप के मामले बनते हैं तभी 10 साल पुराने मामले खोले जा सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चूंकि अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करता है, तो कई बार पुराने मामले जो बंद हो चुके होते हैं, टैक्स पेयर्स को समझ में आता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई और बाद में उनके पास दोबारा नोटिस आना शुरू होते हैं। तो कम से कम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हाईकोर्ट ने अभी एक समय सीमा तो तय कर दी, जो बड़ी राहत की बात है। सर, करदाताओं को किस तरह राहत मिलेगी इस फैसले से? अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आएंगी, तब स्पष्ट होगा कि सेक्शन 148 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे इनको के नियम तय करेगा। लेकिन बहुत सारे करदाता जो कंसिस्टेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिसों से परेशान हैं, जिन्हें लगातार ये सूचनाएं आ रही हैं, उन्हें शायद अब इस मामले में राहत मिलेगी। हमें यह भी देखना होगा शुभम कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील तो नहीं करता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे मामलों में आमतौर पर लिटिगेशन को ऊपर तक ले जाता है। दुनिया भर में करेंसी और कमोडिटी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिकी डॉलर में गिरावट है, डॉलर इंडेक्स घटकर 103 पर आ गया है और डॉलर इंडेक्स में इस गिरावट के बावजूद भारतीय रुपया भी टूट रहा है। सोमवार को रुपए ने प्रति डॉलर 83.38 का नया निचला स्तर छुआ। करेंसी में इस गिरावट की वजह से कमोडिटी बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सोने का भाव $2000 के करीब पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड भी $82 प्रति बैरल के करीब है। सर, डॉलर इंडेक्स गिरने के बाद भी रुपए में गिरावट, ऐसा क्यों? ये एक किस्म का डाइवर्जेंस है। आमतौर पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बाद रुपए में मजबूती आती है, लेकिन भारतीय रुपए पर दो तरीके के दबाव दिख रहे हैं। एक तो बाजार के सूत्र बता रहे हैं कि इंपोर्टर्स ने कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ते देखकर और बाकी महंगाई को देखकर हेजिंग के लिए करेंसी की डिमांड की है, और जिसलिए डॉलर की डिमांड बाजार में आई, जिससे कि इंपोर्टर्स की डिमांड के कारण बाजार में रुपए पर दबाव दिखाई दिया और रुपए पर में गिरावट आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के जो आकलन आ रहे हैं वो भी रुपए के सेंटिमेंट को कमजोर कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी बाजार में हुई है, जो पहले से दबाव के तौर पर बनी हुई है। ये देखना होगा, ये आज का 1-2 दिन का ट्रेंड है, ये देखना होगा कि अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बाद भी रुपया आने वाले दिनों में अगले 1-2 हफ्ते में कमजोर होता है तो शुभम फिर रुपए को लेकर लोगों के बाजार के आकलनों में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ रुपया और डॉलर एक दूसरे से डाइवर्ज कर जाएंगे और तब रुपए की गिरावट पूरी तरह भारत के स्वदेशी कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने कारणों पर आधारित होगी। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की ओर। अमेरिका और यूरोप में बढ़ी हुई महंगाई का असर भारत के कपड़ा निर्यात पर पड़ रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर इस साल पश्चिम के देशों से कपड़े में वैसी डिमांड नहीं दिख रही जैसे पहले हुआ करती थी। तुर्पुर में कपड़ा निर्यातकों के मुताबिक इस साल ग्लोबल ब्रांड का कपड़ा अधिकतर सस्ते कपड़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि पिछले साल उनकी तरफ से महंगे कपड़ों के ऑर्डर आए थे। भारत में जितना कपड़ा एक्सपोर्ट होता है उसमें से 55% हिस्सेदारी केवल तिरुपुर की है। देश में 5G मोबाइल सेवा को शुरू हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। कंपनियों के लिए 5G यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी टेलीकॉम कंपनियां 5G यूजर्स से उतना ही शुल्क वसूल रही हैं जितना शुल्क 4G यूजर्स से वसूला जा रहा है। देश में 4G सेवाओं के यूजर्स का आकार अब भी 5G यूजर्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। 5G इस्तेमाल करने वाले अधिकतर ग्राहकों को 5G में शिफ्ट होने में अभी भी ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से वे 4G सेवाओं के साथ बने हुए हैं। एडटेक कंपनी बायजूस की तरफ से अपने उन कर्मचारियों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है जिन्हें कंपनी निकाल चुकी है। कंपनी की तरफ से पहले सितंबर की डेडलाइन दी गई थी। इसके बाद कहा गया था कि 17 नवंबर तक वे कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देंगे, लेकिन दूसरी डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कंपनी उन कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पाई है।
फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्टेंटिल्स के श्रमिकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। श्रमिकों ने भारी वेतन वृद्धि के साथ नए अनुबंधों की पुष्टि की है। श्रमिकों ने यूनियन ने घोषणा की है कि श्रमिकों के वेतन में 33% की बढ़ोतरी के बाद हड़ताल को वापस लिया जा रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चली हड़ताल खत्म हो गई ऑटो कर्मचारियों की। हमने इस पर विस्तार से एक इकोनॉमिक में बताया भी था कि नई तरीके की लेबर चैलेंजेस पूरी दुनिया में उभर कर सामने आ रहे हैं और लगभग 1.5-2 महीने ये हड़ताल चली, जिस पर अमेरिका की राजनीति का बड़ा दखल था। अमेरिका के राष्ट्रपति इस हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए पिकेट लाइन पर भी गए थे और ये बता रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नए किस्म का लेबर मूवमेंट शुरू हो रहा है। 33% की वेतन बढ़ोतरी बड़ी बढ़ोतरी। ये माना जा रहा है कि अमेरिका में कर्मचारियों को जो सफलता मिली है इसका असर अटलांटिक के इस पार यूरोप में भी कर्मचारी आंदोलनों पर दिखाई देगा, क्योंकि यूरोप के कई हिस्सों में भी कर्मचारी आंदोलनरत हैं और इससे लेबर आंदोलनों की सफलता का एक नया दौर पूरी दुनिया में शुरू हो सकता है। ये इस फैसले का असर दिखाई दे रहा है। दूसरी एक खबर महत्वपूर्ण 4G को लेकर भी है। भारत में अभी भी 4G और 5G के बीच सर्विस की क्वालिटी में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखाई दे रहा और इसलिए लोगों को ये फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि 5G में इनकी सेवाएं बेहतर हुई कि नहीं हुई हैं। शायद इस मामले में रेगुलेटर्स को अब इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि 5G एक प्रीमियम सर्विस है और 5G में जो कमिटमेंट कंपनियां कर रही हैं उतनी स्पीड, डेटा स्पीड लोगों को उपलब्ध हो। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल